हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था लोकतंत्र के विविध रूप। आज पढ़ेंगे लोकतंत्र के विविध सिद्धांत। लोकतंत्र के विविध सिद्धांत में अपने इस पाठ में पढ़ेंगे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत क्या है। उदारवादी सिद्धांत की उत्पत्ति पश्चिमी जगत में हुई थी, यानी पाश्चात्य राष्ट्र में देशों में हुई थी। इसलिए इस उदारवादी सिद्धांत को पश्चिमी लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत या लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रमुख विचारक हैं वो होब्स, रूसो, बेंथम, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, मॉन्टेस्क्यू, टी.एच. ग्रीन, इब्राहिम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि ये सभी उदारवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। अब देखो, ये एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन है, कोई दो के नाम लिखिए। तो ये इतने सारे समर्थक थे इस सिद्धांत के। आगे देखो, इस सिद्धांत में क्या होता है कि लोकतंत्र का जो ये उदारवादी सिद्धांत है ना, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों में पाश्चात्य राष्ट्र में हुई थी, इसलिए इसको पश्चिमी लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत या लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। अब एक नंबर का प्रश्न यहाँ और बनता है कि लोकतंत्र के किस सिद्धांत को लोकतंत्र का पाश्चात्य सिद्धांत कहते हैं या पश्चिमी सिद्धांत कहते हैं? किसको? उदारवादी सिद्धांत को। अब देखो, इस सिद्धांत में प्रमुख बात क्या है? इस सिद्धांत में देखो क्या है कि व्यक्ति के सुख, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की समानता और व्यक्ति को अधिकार आदि के संदर्भ में इन विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। यानी इस सिद्धांत के अंदर इन विचारकों ने कहा था कि व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति के साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए, व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। इनसे संबंधित बातें उदारवादी सिद्धांत के अंदर इन्होंने कही थी। अब इसमें देखो, लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। अब प्रश्न आ सकता है, एक नंबर का भी पूछा जा सकता है। एक बड़ा प्रश्न जैसे इस पार्ट में एक नंबर का आता है, एक 4 नंबर का आता है। तो 4 नंबर का प्रश्न भी बनता है कि लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें देखो कौन कौन सी विशेषता है कि पहली विशेषता तो यह है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः वह अपना हित और अहित समझने की उसमें क्षमता होती है। यानी विवेक संपन्न होते हैं, मनुष्य विवेक संपन्न व्यक्ति होते हैं। इसमें बुद्धि का अंश ज्यादा होता है, बुद्धि का अंश पाया जाता है, इसलिए वो अच्छी तरीके से जानता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना भला किसमें है, अहित किसमें, ये अच्छी तरीके से समझता है। दूसरी विशेषता, सभी व्यक्ति है वो समान है। यानी इस प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, सभी व्यक्ति समान है। तो समान होने के नाते उनको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनके साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए और उन सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। तीसरी विशेषता देखो, शासन का गठन, यानी शासक की नियुक्ति या सरकार का जो गठन है वो उदारवादी संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए। संविधानवाद के अनुसार का मतलब यह है कि संविधान में सरकार के गठन की प्रक्रिया से संबंधित जो उल्लेख किया गया है उसी नियम नीतियों के अनुसार शासक या सरकार का गठन होना चाहिए और सीमित शासन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अब सरकार का गठन होने का मतलब, सीमित शासन का मतलब होता है व्यक्तिगत मामले में सत्ताधारी या सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से सरकार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप कर रही है, उनकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रही है या उनके ऊपर अनावश्यक नियंत्रण रखा जाता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीमित शासन के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। अगली विशेषता है, शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है। शासन की शक्ति यानी शासन के जो पास में शक्ति है ना, उनका आधार क्या है? जनता की इच्छा है। यानी शक्ति को वैधता स्वीकृति किसने दी है? जनता ने दी है। यानी जनता की इच्छा कैसे होगी कि शासक की नियुक्ति जनता करेगी। सरकार के गठन में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका होगी, तो शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होगी। अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र क्या होती है? न्यासी होती है, ट्रस्टी होती है।
और वास्तविक रूप से इस ट्रस्टी के मालिक है वो कौन है? वो जनता होती है। अगली विशेषता देखो, शासन का संचालन, यानी शासन किस तरीके से चलाना है। शासन का संचालन निश्चित व आधारभूत नियमों के अनुसार होना चाहिए, यानी शासन जो चलाया जाता है उन शासन को चलाने के लिए निश्चित नियम होने चाहिए। और नियम कैसे? जनहितकारी नियम, यानी शासन का संचालन आधारभूत नियमों के अनुसार होना चाहिए। अब आधारभूत नियम कौन कौन से? देखो, शासन के संचालन के लिए जो आधारभूत नियम है वो कौन कौन से है? नंबर 1, शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी शासन कौन करेगा? जनता अपने अपने क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन करके भेजेगी। यानी निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं, उसमें जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को मत मिलेगा वो निर्वाचित व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रतिनिधि कहलाएगा। तो ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मनमर्जी से कोई व्यक्ति शासक बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा आधारभूत नियम है कि शासन के संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। बहुमत के सिद्धांत का मतलब यह है कि जैसे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सरकार सत्तारूढ़ दल जिनको सत्ता हासिल करने के लिए केंद्र की बात करें तो लोकसभा में बहुमत हासिल करना होता है, राज्य सरकार की बात करें तो विधानसभा में बहुमत हासिल करना होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है, राज्य के अंदर विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। तो बहुमत के सिद्धांत का मतलब यह होता है कि टोटल लोकसभा और विधानसभा की आधे से एक ज्यादा सीट जिस राजनीतिक दल को मिलेगी उसी दल का शासक चुना जाएगा, यानी वो पार्टी शासन करेगी। तो इसका दूसरा आधारभूत नियम यह है कि शासन का संचालन है जो बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए, यानी उनका पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई सरकार जिनके पास में पूर्ण स्पष्ट बहुमत नहीं है और वो शासन या सत्ता हत्या लेती है, तो इस प्रकार ये अधिनायक तंत्र का रूप होगा। तीसरा आधारभूत नियम क्या है कि शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, यानी शासन करने वाला जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, शासन के प्रति जनता के प्रति जवाबदेही देने वाला होना चाहिए। अगला नियम है शासन का उद्देश्य जनता का हित कल्याण होना चाहिए, यानी शासन करने वाला का यह उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जो भी नियम बना रहा हूं, जो भी नीतियां बना रहा हूं, जो भी योजनाएं चला रहा हूं, इन नियम नीतियों का ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा मिले, जनता का कल्याण हो, सुख में वृद्धि हो, ऐसा उनका उद्देश्य होना चाहिए। किसका? शासन करने वाले का। तो ये तो हो गए आधारभूत नियम किसके? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के। अब अगली विशेषता क्या इसकी देखो, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है एक देश के नागरिक होने के नाते उस देश के नागरिक को मिलने वाली स्वतंत्रता प्रत्येक उस देश के नागरिक को मिलनी चाहिए। और अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी अधिकारों से व्यक्ति अपनी सुरक्षा संरक्षण करता है। अधिकार व्यक्ति के ऐसे हक और दावे हैं जिससे उनके जीवन का औचित्य सिद्ध होता है। अगर अधिकार नहीं है तो उनका जीवन कोई काम का नहीं है। तो व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए, किनकी? स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, या न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो नागरिकों के अधिकारों की, नागरिकों के स्वतंत्रता की कोई रक्षा नहीं होगी। और न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र व निष्पक्ष। स्वतंत्र का मतलब यह है कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में रहते हुए अगर न्यायपालिका कार्य करेगी तो उचित कार्य या उचित न्याय नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के इशारे पर काम करेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए। और अगली विशेषता इसकी है, निश्चित अवधि के बाद में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यानी ये चुनाव के लिए निश्चित अवधि, यानी 5 साल के बाद में चुनाव होते रहते हैं। तो निश्चित अवधि के बाद में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का मतलब यह है कि चुनाव में भी मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करे, न किसी के दबाव में, न किसी के डर में, न किसी के लोभ लालच में आकर के वोट करे। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष का मतलब है भेदभाव भी नहीं करे। ऐसा नहीं कि जाति के आधार पर वोट करना हो या धर्म के आधार पर वोट करना हो या व्यक्ति विशेष
के आधार पर वोट करना, वैसा नहीं। यानी वोट देते समय मतदाता को व्यक्ति की योग्यता देखनी चाहिए, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि नहीं देखना चाहिए। और बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है एक से ज्यादा दल। यानी चुनाव में एक से ज्यादा दल होंगे तो क्या होगा, जनता के सामने विकल्प रहेगा। नहीं तो एक ही दल होगा, जनता वोट करेगी तो वो तो सिर्फ एक औपचारिकता निभाएगी। अगर वो दल अच्छा शासन नहीं कर रहा है तो दूसरे दल जनता के सामने होंगे तो विकल्प मिलेंगे। यानी जनता क्या करेगी, दूसरे दल को परखेगी। यानी एक बार सत्ता जिस दल को सौंपी थी वो दल जनता से किए गए या जनता से इनकी जो जनता को उस दल से जो उम्मीदें थी उनके ऊपर खरे नहीं उतरते तो जनता ऐसे दलों को बदल करके दूसरे दल को शासन सत्ता की चाबी सौंप सकती है। तो इसके बाद बहुदलीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। और अगली विशेषता है कि सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करने का मतलब यह है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद में जो चुनाव के नतीजे आते हैं तो पहले जैसे सत्तारूढ़ दल कोई दूसरा दल था, अब चुनाव होने के बाद में वो बहुमत में नहीं है तो ऐसी स्थिति में जनता ने जिस दल को बहुमत दिया है, जो सत्तारूढ़ दल पहले था अब उनके पास बहुमत नहीं है तो जनता के इस बहुमत का आदर करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में 2014 से पहले केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी और 2014 में जब चुनाव हुए तो उसमें एनडीए यानी बीजेपी को पूर्ण स्पष्ट बहुमत मिला था। तो यूपीए के जो प्रधानमंत्री थे या यूपीए और इनके समर्थन जो भी दल थे, इन्होंने जनता के जो बहुमत का आदर किया था कि भाई अब जनता ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया है, एनडीए पर भरोसा किया है या बीजेपी पर भरोसा किया है। तो इस प्रकार जनता ने जिस दल के समर्थन में मतदान किया उनको बहुमत दिया है तो प्रत्येक दल को उनका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जैसे चुनावी मैदान में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, एक की जीत होती है एक हार जाता, तो हारने वाला ये ऐसे नहीं कहेगा कि मैं हारा नहीं हूं, मैं करूंगा, राज करूंगा, शासन करूंगा। नहीं, जनता ने जिस व्यक्ति को चुन लिया है, जिनको ज्यादा मत दिया है, तो हारने वाले और जीतने वाले दोनों को जनता का इस जो जनमत है इनका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार ये अपना परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विशेषता हो गई। अब अपन अगला लेते हैं लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। हाँ, तो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत में देखो, पहले अपन ने लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, अब देखो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत में इस सिद्धांत का जो मूल आधार है वो क्या है, बहुलवादी विचारधारा है। यानी इस सिद्धांत का जो मूल आधार है वो बहुलवादी विचारधारा है। इस विचारधारा के अंतर्गत क्या होता है कि जो समाज में संघात्मक व्यवस्था में विश्वास करता है, यानी इस विचारधारा वाले जो लोग हैं ना, समाज में राज व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, शक्तियों का विभाजन। यानी इस प्रकार की व्यवस्था में शक्ति किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक संस्था तक सीमित नहीं रहती है। तो ये विचारक है, बहुलवादी विचारधारा है, वो संघात्मक व्यवस्था में विश्वास करती है। और यह सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक व राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति अनेक निजी समूह व हित समूह में, या राज्य की शक्ति में अनेक हित समूह और निजी समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी यहाँ शक्तियां क्या है, बंटी हुई होती है, किसी एक वर्ग के पास में, एक संस्था के पास में, एक व्यक्ति के पास में नहीं होती है। यही संघात्मक व्यवस्था भी कहलाती है, शक्तियों का विभाजन। जैसे आज संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन है, केंद्र की अलग सरकार, राज्य की अलग सरकार, सरकार के अलग अलग अंगों के पास में अलग अलग शक्तियां, अलग अलग विषय अलग अलग सरकारों को दिए गए, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र सरकार के पास में, राज्य सूची राज्य सरकार के पास में, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के पास में है। और उस समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों ने अगर कानून बनाया तो केंद्र वाला लागू प्राथमिकता उनको मिलेगी। इस प्रकार ये संघात्मक शासन व्यवस्था में विश्वास करता है। कौन सा सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। अब इसमें देखो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं, यानी इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, समर्थक कौन है। तो एच.जे. लोस्की, अर्गेन्स, पार्कर, मिस फोलेट, जी.डी.एच. कोल, डिग्वी इत्यादि है जो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में रॉबर्ट डेल ने भी इसके विकास में विशेष योगदान दिया था और इन्होंने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद कहना पसंद भी किया था। अब देखो इसमें एक नंबर का प्रश्न बन सकता है
कि बहुलवादी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को बहुतंत्रवाद किसने कहा था। एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, एक नंबर का एक प्रश्न आता है इसमें, तो रॉबर्ट डेल ने कहना पसंद किया था। अगला है अपना लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, या इसको अभिजन वर्गीय सिद्धांत भी कहते हैं। विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत, इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का जो केंद्र है वो अभिजन वर्ग है। यानी इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र क्या है, अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग का मतलब यह होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार यह है कि समाज शक्ति के आधार पर दो वर्गों में बंटावा होता है, एक अभिजन वर्ग और एक सामान्य वर्ग। यहाँ इस सिद्धांत में जो विचारधारा का प्रमुख केंद्र है वो अभिजन वर्ग है। अभिजन वर्ग अल्पसंख्यक होते हैं, यानी ये संख्या में गिने चुने होते हैं। यानी इसमें जैसे शासक वर्ग है, कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये जो पदाधिकारी होते हैं ना वो इसमें आ जाएंगे। तो इसका प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है, अभिजन वर्ग है। इसमें क्या होता है देखो, इस सिद्धांत के अनुसार समाज शक्ति के आधार पर दो वर्गों में बंटा होता है। एक वर्ग कौन सा है, विशिष्ट या अभिजन वर्ग जो संख्या में कम होते हैं, और दूसरा सामान्य वर्ग जो बहुसंख्यक होते हैं। और इसमें ये लोग मान शासक, नेता, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर ये हो जाएंगे, और सामान्य वर्ग में जनसाधारण लोग आ जाएंगे। अब इसमें देखो, समाज में इन वर्ग का जो विभाजन होता है ना वो आर्थिक आधार पर नहीं किया जाता। विभाजन व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता, कुशलता, बुद्धिमत्ता, विवेक इन आधार पर किया जाता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचार, अब एक नंबर का प्रश्न यहां और पूछा जा सकता है। प्रत्येक सिद्धांत के अंदर जो विचारक है पूछे जा सकते हैं कि भाई उदारवादी सिद्धांत के विचारक कौन कौन है, बहुलवादी सिद्धांत के विचारक कौन कौन है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के विचारक कौन कौन है, मार्क्सवादी सिद्धांत के विचारक कौन कौन है, समाजवादी सिद्धांत के विचारक कौन कौन से, कोई दो विचारकों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो इसमें विशेष रूप से इन विचारकों ने इस सिद्धांत पर कोई ग्रंथ लिखा तो उस ग्रंथ का नाम, या इनको कोई नए रूप में परिभाषित किया तो उनका नाम, और इनके समर्थकों का नाम तो एक नंबर का याद करना जरूरी है। फिर इनके जो लक्षण विशेषता वो भी याद करनी जरूरी है। अब इसमें देखो प्रमुख विचारक कौन कौन है, किसमें, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारक रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो, बर्नहम, सीराइन, मिल्स आदि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के विचारक माने जाते हैं। रॉबर्ट मिल्स जो है एक जर्मन विचारक है। कहां का रहने वाला, जर्मन का रहने वाला था। उसने अपने विचार एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था दी पॉलिटिकल पार्टी नामक ग्रंथ में लिखा था। प्रश्न आ सकता है दी पॉलिटिकल पार्टीज ग्रंथ किसने लिखा था, या रॉबर्ट मिचेल्स ने लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किस ग्रंथ में लिखे थे, तो ये पूछा जा सकता है एक नंबर का। और मोस्का एक इतालवी विद्वान है, उसने भी अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक ग्रंथ में लिखे थे। यह भी प्रश्न बन सकता है कि दी रूलिंग क्लास नामक ग्रंथ किसने लिखा था, या मोस्का ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किस ग्रंथ में लिखा था, या अपने विचार किस ग्रंथ में पेश किए थे। तो इस प्रकार ये अपना लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत हो जाता है। अब अपन अगला लेते हैं लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें देखो मार्क्सवादी सिद्धांत में, हाँ देखो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत में हम देखो ये सिद्धांत लोकतंत्र के विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है। यानी मार्क्सवादी सिद्धांत है ना वो किसकी देन है, मार्क्सवादियों की देन है। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विचारधारा मार्क्सवाद कहलाई थी, और उस विचारधारा का समर्थन करने वाले मार्क्सवादी कहलाए थे। तो ये सिद्धांत मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स की देन है, और इनका एक घनिष्ठ मित्र फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने इनको सैद्धांतिक रूप दिया था। किसको, लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत को। यह सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का क्या है, आर्थिक लोकतंत्र है। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है आर्थिक समानता की बात कहता है। यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक विषमता को कम करने की बात कहता है। इसमें देखो मार्क्सवादी विचारकों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया था। अब देखो एक प्रश्न आ सकता है कि मार्क्सवादी
लोकतंत्र को मार्क्सवादी विचारकों ने किस नाम से पुकारा था? जनवादी लोकतंत्र। क्यों कि ये जो लोकतंत्र है इसमें जो व्यवस्था है वो जनहितकारी होती है, यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी बात कही थी, और अमीर और गरीब के बीच में जो गहरी खाइयां थी उनको कम करने की बात कही थी। और मार्क्सवादियों ने यह भी कहा था कि गरीबों की स्थिति को ऊंचा लाने के लिए पूंजीपतियों पर कर लगना चाहिए और पूंजीपतियों पर लगाए गए कर टैक्स वसूल करके जनहित में लगना चाहिए, इसलिए इनको जनवादी या जनहितकारी लोकतंत्र भी कहा जाता है। किसके द्वारा? मार्क्सवादियों के द्वारा। अब आगे देखो, मार्क्सवादी लोकतंत्र के अनुसार व्यक्तिवाद। अब देखो इस लोकतंत्र में मार्क्सवादियों ने इनको किस ढंग से परिभाषित किया है? मार्क्सवादी लोकतंत्र के अनुसार व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसे विचार है जो एक व्यक्ति विशेष के हित की बात कहता है, यानी यहाँ सबका हित सबका भला नहीं होता, सबको समान अधिकार नहीं मिलता। व्यक्तिवाद यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए विशेष अधिकार की जो बात होती है वो व्यक्तिवादी विचारधारा में आएगी। पर आधारित आधुनिक समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब देखो व्यक्तिवादी विचारधारा या व्यक्तिवाद, व्यक्ति विशेष का पक्ष लिया जाएगा, बाकी अन्य जन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो क्या है? खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ व्यक्तिवाद विशेष रूप से पूंजीपतियों की ओर इशारा कर रहा है, यानी पूंजीपतियों का हित होना चाहिए, तो मनुष्य जो अन्य साधारण जन है उनका अस्तित्व, जीवन का अस्तित्व वो खतरे में पड़ गया है। जो समाज व्यक्ति के इस अकेलेपन व अलगाव पर विजय प्राप्त कर लेगा, अलगाव का मतलब होता है एक अलग ही विचारधारा, अपने आप को सब कुछ समझना, बाकी वालों को अपने से नीचा समझना, तो इन पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेगा वहां क्या होगा? लोकतंत्र होगा, यानी आर्थिक विषमता का अंत हो जाएगा, किसी भी प्रकार का समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी को हीन दृष्टि से नीची दृष्टि से नहीं देखेगा, तो वहां अच्छा लोकतंत्र होगा। वहां क्या होगी? समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा वहां होगा, तो वहां सच्चा लोकतंत्र होगा। ये मार्क्सवादियों ने कहा था। ये तभी संभव होगा। अब ये लोकतंत्र तो वहां होगा, लेकिन ये कब संभव होगा? तो उन्होंने कहा ये तभी संभव होगा जब व्यक्ति और राजनीतिक ढांचे में कोई अलगाव न हो, यानी व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, और राजनीतिक ढांचे, राज व्यवस्था में भी किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव या अलगाव के विचार न हो, तो यह संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो ये सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत आर्थिक समानता के आदर्श की ओर संकेत करता है, यानी इतना आपने जो पढ़ा है इस सिद्धांत में प्रमुख इन परिभाषाओं के आधार पर यह बात सामने आती है कि ये विशेष रूप से आर्थिक समानता की ओर इशारा कर रहा है, यानी आर्थिक समानता के लिए जो आदर्श विचार है, आदर्श तत्व है, उनको अपनाने की बात या व्यवहार में लाने की बात कहता है कौन? लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब इसमें देखो मार्क्सवादी सिद्धांत के विचारक कौन कौन है, यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्क्सवादी विचारक, जिसमें इस लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप देने का काम कार्ल मार्क्स और इसका घनिष्ठ मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था, और व्यवहारिक रूप दिया था लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग ने दिया था। अब देखो प्रश्न आ सकता है कि मार्क्सवादी सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप किसने दिया था, व्यवहारिक रूप किसने दिया था? एक प्रश्न ये बनता है, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत को मार्क्सवादियों ने किस नाम से पुकारा था? कौन से नाम से? जनवादी लोकतंत्र के नाम से क्या नाम पसंद किया था? तो ये तो हो गया अपना लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब अगला और लास्ट सिद्धांत है अपना लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत यानी ये सबसे उपयुक्त सिद्धांतों में से माना जाता है, आधुनिक सिद्धांतों में से माना जाता है, क्योंकि समाजवादी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसमें समाज का हित होता है, व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के साथ में भेदभाव नहीं होता है। इसमें विशेष रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, समानता, ये सब इन समाजवादियों ने इस सिद्धांत में कही थी। तो इसमें देखो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत व मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। यानी ये जो सिद्धांत है ना, तो लोकतंत्र का अपन ने पहला सिद्धांत पढ़ा था परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के अंदर जो आदर्श मूल्य थे उनको और मार्क्सवादी सिद्धांत के जो आदर्श मूल्य थे उनको मिला करके बनाया गया, यानी उपयुक्त बातें, उचित बातें, उचित सिद्धांत, आदर्श बातें इस
सिद्धांत में ली गई है। देखो ये सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय और लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के समन्वय से बनी है। ये सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी इस सिद्धांत में विशेष रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता की बात कही है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदार बनाना, व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देना, व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना, व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार मिलना, व्यक्ति को सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार मिलना, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता है। वोट देना हो, पद प्राप्त करना हो, ये मिलनी चाहिए, ये कहता है समाजवादी सिद्धांत। में आर्थिक समानता, और आर्थिक समानता की बात कौन सा सिद्धांत कहता है? मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है। कौन सा? मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है। तो यहां देखो, आर्थिक समानता मार्क्सवाद से लिया गया है और राजनीतिक स्वतंत्रता उदारवादी सिद्धांत से ली गई है। तो अब देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता ये किसका समन्वय है? उदारवादी लोकतंत्र का और मार्क्सवादी लोकतंत्र का समन्वय है। यानी इसीलिए लिखा गया है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत या मार्क्सवादी सिद्धांतों के समन्वय से बना है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता उदारवादी सिद्धांत से ली गई है और आर्थिक समानता मार्क्सवादी सिद्धांत से ली गई है। तो दोनों के समन्वय से, मिश्रण से यह बना है। समानता के आदर्श को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। अब देखो, आर्थिक समानता के आदर्श को एक साथ प्राप्त करना चाहता है, यानी व्यक्तित्व के विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता होनी बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत को प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यानी ये जो सिद्धांत है समाज हित के लिए है, तो इसको लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। अब देखो, एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के किस सिद्धांत को आर्थिक समाजवाद भी कहते हैं? तो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत को कहते हैं। अब इस सिद्धांत में और क्या बातें देखो, ये सिद्धांत क्रांति व हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी और संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसरण करने से किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई क्रांति हिंसा नहीं होती है और इन क्रांति और हिंसा के स्थान पर विकासवादी और संवैधानिक साधनों में विश्वास किया जाता है। संवैधानिक साधन का मतलब होता है विधिवत रूप से जो कार्य करना चाहिए, जो व्यक्ति को हक मिलना चाहिए, संविधान में लिखे गए उपबंध के अनुसार कार्य करना, नियम नीतियों की पालना करना, अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल करना और अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करना। और विकासवादी का मतलब है शांतिपूर्ण जब माहौल होगा, व्यक्ति का उत्थान होगा, जीवन का कल्याण होगा। तो इस प्रकार में ये लोकतंत्र के जो प्रमुख सिद्धांत है वो संपूर्ण होते हैं। अब अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता। इससे पहले मेरा एक आग्रह है कि आप ये वीडियो नियमित रूप से देखते रहें और तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल तरुण स्कूल PKD चैनल है, इनको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे और भी अपने जान पहचान वालों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।